हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो गाइज थोड़ी यहाँ बारिश हो रही है तो आप लोगों को पीछे से थोड़ी बहुत आवाज़ आ सकती है, बट आपको फिर भी फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जीएस विद ईशा। तो आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा पढ़ने वाले मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सब्सिडरी अलायंस ट्रिटी। देखिए बात क्या है ना, ये अगर जब मैं आपको अगर लाइन वाइज करवाऊंगी ना तो इन चीज़ों का ना बार बार जिक्र होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट है या सब्सिडरी अलायंस है, महलवाड़ी सिस्टम है, और एक और था ना जिसे हम बोलते थे, एक परमानेंट हो गया, एक महलवाड़ी हो गया, और एक और सिस्टम था। तो हम एक एक चीज़ हमें करके चलनी है ताकि हमें ये दिक्कत ना हो कि क्या कहते हैं, आपको जब भी हमारे उसमें बीच में ये चीज़ें, इन चीज़ों का जिक्र होगा मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रहेंगी कि हमें ये ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। और सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होता है, परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी सिस्टम। तो ये चीज़ें ना आपको अच्छे से याद रहेगी और इस तरीके से आप इसको आगे अपने कंटिन्यू करके पढ़ पाओगे। जितनी बार भी अगर हम आगे जाके एमसीक्यू भी करेंगे, इसका जिक्र होगा, तो आपको पता रहेगा कि ये सिस्टम्स कौन लेकर आए थे, किनके द्वारा किया गया था, और इनका मेन मकसद क्या था, और इनसे क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सब्सिडरी अलायंस ट्रिटी क्या थी, कौन लेकर आया था सबसे पहले, और किस किस स्टेट ने इंडिया में जो थे इसके अंडर अपने आप को इन्वॉल्व किया था। तो बैकग्राउंड थोड़ा आपको बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही होगी, बट स्टिल मेरी आवाज़ शायद ज़्यादा रहेगी। हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सब्सिडरी अलायंस की अगर हम बात करें, वॉज बेसिकली अ ट्रिटी बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द इंडियन किंगडम्स लॉस्ट देयर सॉवर्निटी टू द इंग्लिश। देखिए मेरा मकसद है, मैं बाइलिंगुअल हमेशा पढ़ाती हूँ, तो ये कन्फ्यूजन नहीं लेना है कि हिंदी मीडियम वाले कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले कैसे पढ़ेंगे। इंग्लिश में कंटेंट है लेकिन मैं हिंदी में समझाऊंगी ताकि हिंदी वाले अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में इसको नोट्स बनाकर कर सको। ठीक है, अपनी लैंग्वेज के जो नोट्स होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं रिमेंबर करने के लिए। हमेशा जब भी आप खोलोगे आप इजीली उसको रिकॉल कर पाओगे। तो सब्सिडरी अलायंस एक वैसा एक ट्रीटी थी बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो कहने का मतलब है इंडिया के स्टेट्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का ये एक अलायंस था, एक ट्रीटी थी, बाय वर्च्यू ऑफ विच द इंडियन किंगडम्स लॉस्ट देयर सॉवर्निटी। सॉवर्निटी लॉस्ट करने का क्या मतलब है, अपनी आज़ादी खो चुके थे। सब्सिडरी अलायंस एक ऐसा सिस्टम था जिसको साइन करने के बाद जो इंडियन स्टेट्स है वो अपनी सॉवर्निटी, अपनी आज़ादी, अपने हिसाब से चलने का जो हक था वो खो देते थे टू द इंग्लिश के आगे। उनको इंग्लिश यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से ही चलना पड़ता था। It also was a major process that led to the building of British Empire in the India। तो कहीं ना कहीं सब्सिडरी अलायंस की जो ट्रिटी थी ये एक ऐसा प्रोसेस था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्पायर है इंडिया में बिल्ड करने में हेल्प किया। क्योंकि इसके अंदर जितने स्टेट्स आते गए उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और स्ट्रांग होती गई और उनको मौका मिल गया इंडिया पे और अपना एम्पायर, यानी कि अपना जो राजस्व है इंडिया में फैलने का, ये कहीं ना कहीं इनको अपना एम्पायर बिल्ड करने के लिए एक दूसरा रास्ता मिल गया था। तो ब्रिटिशर्स का काम ही यही था, इंडिया में अलग अलग पॉलिसीज़ लेके आना जिसके अंदर ये फिर इंडिया की अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स को अपने अंडर करते जाते थे। अब हम आगे पढ़ेंगे। इट वॉज फ्रेम्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। जब भी आपको सब्सिडरी अलायंस का नाम मिलेगा तो साथ में आपको लॉर्ड वेलेस्ली का नाम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। 1798 से 1805 की बात हो रही है, इस टाइम पीरियड की बात हो रही है। और इस टाइम पीरियड पे लॉर्ड वेलेस्ली ने इंडिया में सब्सिडरी अलायंस को फ्रेम किया था। ठीक है, इट वॉज एक्चुअली यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। अब एक्चुअली में अगर हम बात करें कि सबसे पहला ये टर्म जो है सब्सिडरी अलायंस, ये किसने यूज़ किया था, तो ये किया था फ्रेंच गवर्नर थे जनरल मार्क्विस डुप्लेक्स। तो कई बार सिर्फ डुप्लेक्स नाम से भी आएगा तो कन्फ्यूजन नहीं लेना है। तो मार्किस डुप्लेक्स थे, ये पहली बार जो है सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम है ये लेकर आए थे। ठीक है, द नवाब ऑफ अवध की अगर हम बात करें, अवध के जो नवाब थे वॉज द फर्स्ट रूलर। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ऐसे कौन से पहले रूलर थे या कौन सा ऐसा स्टेट था जो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस के अंदर आया था, तो वो था नवाब ऑफ अवध वॉज द फर्स्ट रूलर टू एंटर इनटू द सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, ये पहले थे जो सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बने थे विद द ब्रिटिशर्स के साथ। कब बने थे, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। However, the Nizam of Hyderabad was the first to accept a well-framed subsidiary alliance। देखिए सब्सिडरी अलायंस एकदम से ही लागू नहीं हुआ था, एक छोटी छोटी कंडीशंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगाती जा रही थी और फिर बाद में ये प्रॉपर तरीके से फ्रेम हुआ था, जिसको फ्रेम किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। लेकिन सबसे पहले कौन लेके आया था, डुप्लेक्स लेके आए थे, ये आपको याद रखना है। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ था, नवाब जो थे अवध के उन्होंने इस अलायंस में अपने आप को एंटर करवाया। लेकिन जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है
इन्होंने एक्सेप्ट किया था वेल फ्रेम्ड। वो वेल फ्रेम्ड कौन सा था? जो लॉर्ड वेलेस्ली ने करा था, अच्छी तरीके से फ्रेम्ड। अब कैसे फ्रेम किया था लाइन वाइज हम वो देखेंगे सब्सिडरी अलायंस को, तब आपको ये दोनों लाइनें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस रहे हैं अलग अलग। तो फॉर्म्स का मतलब क्या है कि अलग अलग तरीके से नहीं। देखिए हुआ क्या था, पहले ब्रिटिशर्स ने कुछ सोचा कि हम ऐसी कुछ पॉलिसी बनाते हैं कि हमारे अंडर में ये स्टेट्स आते चले जाए। तो उसके लिए इन्होंने धीरे धीरे करके अपने स्टेप्स बनाए। पहले इन्होंने क्या किया हमें वो देखना है। सब्सिडरी अलायंस टुक डिफरेंट फॉर्म्स इन इट्स ग्रेजुअल इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या है? चेंजेस होते जा रहे थे इसमें टाइम टू टाइम, अपने हिसाब से ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए इसको बार बार चेंज किया है। तो पहली कंडीशन जो सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने रखी थी, जिसमें नवाब ऑफ अवध जो थे ये आए थे, इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, अपने पहले फॉर्म में सब्सिडरी अलायंस ने क्या बोला था ब्रिटिशर्स ने कि इंग्लिश एग्रीड टू हेल्प द नेटिव रूलर्स। इंग्लिश का मतलब हो गया आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और नेटिव का मतलब हो गया कि इंडियन रूलर्स, अपने अपने लोकल रूलर्स जो थे उस टाइम पे, आप कोई भी बोल सकते हो, चाहे वो हिंदू रूलर हो या मुस्लिम रूलर हो। तो नेटिव का मतलब होता है उस जगह के, यानी इंडियंस के जो रूलर्स थे, इंडिया में जो रूलर्स थे, उनके साथ ये एग्री करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विद अ फिक्स्ड फोर्स। तो कहने का मतलब क्या होता था, मान लीजिए ये एक राज्य है या अवध है, तो इनके नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी साइन कर ली, इन दोनों ने हाथ मिला लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ब्रिटिशर्स ने इनको क्या बोला कि हम आपको एक फिक्स्ड फोर्स देंगे, यानी कि एक फिक्स्ड आर्मी देंगे आपके शासन में चलाने के लिए। इन रिटर्न उसके बदले एक इनको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी चाहिए था, किसको? ब्रिटिशर्स को। तो हम आपके राज्य में एक आर्मी भेजेंगे जो आपको वेल ट्रेंड करेंगे, आपकी आर्मी को वेल ट्रेंड करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे वेस्टर्न टेक्निक्स सीखने के लिए, लेकिन उसके बदले में आपको हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ये इनका पहला फॉर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस था। क्लियर हो गया? चलिए यहां तक भी कुछ नहीं था, कोई बात नहीं। सेकेंड फॉर्म ये क्या लेकर आए थे? द इंग्लिश एग्रीड टू मेंटेन अ फिक्स्ड एंड परमानेंट मिलिट्री फोर्स। अब क्या हुआ, अब एक नया इन्होंने राज्य अपने अंदर लिया। इस फॉर्म में इन्होंने क्या किया कि आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा एक फिक्स्ड फोर्स, परमानेंट मिलिट्री फोर्स टू हेल्प देयर अलाई इन रिटर्न। अभी तक क्या था, अब आपको लेना ही पड़ेगा। आप सब्सिडरी अलायंस में आए हो तो एक परमानेंट मिलिट्री फोर्स का मतलब है आप उसे हटा नहीं सकते हो। अब ये कोई इंडियन रूलर है, ठीक है, अब इसने अगर सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साइन किया, तो अब कंडीशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये रखी है कि हमारी मिलिट्री अगर एक बार आपके राज्य में आती है एज अ आर्मी, तो आप उसको नहीं निकाल सकते हो, वो परमानेंट मिलिट्री फोर्स आपके एरिया की हो जाएगी टू हेल्प देयर अलाई। तो अलाई का मतलब क्या है कि इनकी हेल्प करेगी किसी भी वॉर को लड़ने के लिए। इन रिटर्न, अब इसके बदले में इंडिया को जो नेटिव रूलर्स थे इंडिया के, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या देते? अ फिक्स्ड एनुअल अमाउंट ऑफ मनी। अब सालाना एक अमाउंट फिक्स किया गया है, वो पैसे आर्मी मेंटेन करने के लिए इंडियन रूलर जो थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देती थी। अब देखिए क्या हुआ, आर्मी है ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन वो काम कहाँ कर रही है? इंडियन रूलर्स के अंडर। और इंडियन रूलर्स, उनका खर्चा जो लगता है, उनकी सैलरी, उनका खाना पीना, वो पैसा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से भी पैसे बहुत कमा रही थी, उसी का पार्ट है ये। द सब्सिडरी फोर्स हाउ एवर वो केप्ट इन द टेरिटरी ऑफ द कंपनी। अभी भी जो सब्सिडरी की फोर्स थी, यानी जो आर्मी थी, वो क्या कहते हैं, रखी गई थी इन द टेरिटरी ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की टेरिटरी में ही वो आर्मी थी, लेकिन जब भी उनको ज़रूरत पड़ती तो वो नेटिव रूलर्स के साथ ही रहते, उनके बाकी के आर्मी के जो लोग थे उनको वो ट्रेन करते थे, वेस्टर्न टेक्निक सिखाते थे। अब थर्ड फॉर्म क्या आया सब्सिडरी अलायंस का? द इंग्लिश नॉट ओनली एग्रीड टू मेंटेन अ परमानेंट एंड फिक्स्ड सब्सिडरी फोर्स। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ना कि सिर्फ इस चीज़ के लिए हाँ बोला कि अब आपको मेंटेन करनी है परमानेंट और फिक्स्ड सब्सिडरी फोर्स, एक फिक्स्ड आर्मी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी परमानेंट, टू हेल्प देयर अलाई, अपने अलाई उनको हेल्प करने के लिए। अलाई का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसके साथ भी अलाई करेगा, जैसे मान लो अवध के हो गए, निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो गए, इनके साथ ये ट्रिटी साइन करने के बाद इन रिटर्न फॉर अ फिक्स्ड एनुअल अमाउंट। तो फिक्स्ड एनुअल अमाउंट तो आपको देना ही है, लेकिन अब तीसरे फॉर्म में क्या हुआ? बट ऑल्सो कैप्ट द फोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ द अलाई। अलाई मतलब नेटिव रूलर्स। अब वो नेटिव रूलर्स कौन है? इंडियन रूलर्स। आपको इजीली समझ आएगा ऐसे। क्लियर हो गया? ठीक है,
पहले सिर्फ एक अमाउंट फिक्स किया गया था कि इंडियन नेटिव रूलर्स देंगे और वो कुछ आर्मी भेजेंगे रिटर्न में, ठीक है। दूसरे में सिस्टम में क्या हुआ, दूसरे सिस्टम में ये हुआ कि अब उनको परमानेंट आर्मी रखनी है और एनुअली अमाउंट फिक्स्ड हुआ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरे फॉर्म में क्या हुआ कि अब आपको मेंटेन करनी है एक परमानेंट और फिक्स्ड सब्सिडरी फोर्स यानी कि आर्मी अपने अलाई यानी नेटिव रूलर के साथ। इन रिटर्न वो नेटिव रूलर जो है यानी कि इंडियन रूलर जो है फिक्स्ड एनुअल अमाउंट देगा मनी का, ठीक है, जो ये इनके बीच में तय होगा। ऑल्सो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स है वो नेटिव रूलर अपनी टेरिटरी में रखेगा, उसको अपने टेरिटरी का कुछ तो पार्ट देना पड़ेगा ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी को रखने के लिए। अब वो नेटिव रूलर की टेरिटरी में रहेगा, लेकिन अब तक ये कंपनी की टेरिटरी में रह रहे थे जो ब्रिटिश के आर्मी वाले थे, लेकिन अब वो नेटिव रूलर इंडियन रूलर की टेरिटरी में यानी कि उनकी बाउंड्री में उनके राज्य में रहेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे ये अंदर घुस चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इन इट्स फोर्थ एंड फाइनल फॉर्म विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड, फोर्थ और फाइनल फॉर्म जो लॉर्ड वेलेस्ली ने बनवाया था, क्लियर आपको याद रखना है। तो फाइनल जो यहाँ पे बात हुई है ना निज़ाम ऑफ हैदराबाद की, वो इसी में एंटर हुआ था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, अब वो देखना है हमें। तो ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने। द इंग्लिश एग्रीड, इंग्लिश यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एग्री किया मेंटेन करने के लिए परमानेंट एंड फिक्स्ड सब्सिडरी फोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ देयर अलाई। अब इन्होंने क्या बोला कि हम आपको एक परमानेंट और फिक्स्ड आर्मी देंगे, लेकिन वो आपकी ही टेरिटरी में रहेगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन रूलर्स यानी नेटिव रूलर्स के आगे ये बात रखी कि हमारी आर्मी अब आपकी टेरिटरी में रहेगी, आपके राज्य में रहेगी, उनका खाना पीना जिम्मा जो है सब आपकी जिम्मेदारी है, और उसके बदले में आप हमें क्या दोगे। दे डिडंट टेक मनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब इस बार पैसे नहीं लिए, दे टुक अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी। यानी कि एक सेकेंड वेट करना, मैं आपको अच्छे से समझा दूं क्योंकि फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने बोला कि दे टुक मतलब उन्होंने पैसे नहीं लिए। मान लीजिए ये अब एक ज़मीन है निज़ाम ऑफ हैदराबाद की, अब उन्होंने बोला कि हमें आपकी टेरिटरी का एक पार्ट चाहिए जहाँ पे हम अपनी आर्मी को रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को, ठीक है। तो इस बार ये पैसे नहीं ले रहे हैं, इन्होंने मनी लेने से मना कर दिया। ये बोल रहे हैं कि अब जो है हम लेंगे अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द अलाई, अलाई मतलब नेटिव रूलर, जो भी सब्सिडरी लाइन्स में आएगा उसकी ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी रखने के लिए रखेगी परमानेंटली टू देमसेल्व्स, अपने पास परमानेंट रख लेगी। दिस इज हाउ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बिकेम अ मीन्स ऑफ एक्सटेंडिंग द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। अब धीरे धीरे हर राज्य से अगर ये थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेते चले जाएंगे सब्सिडरी अलायंस में अपनी आर्मी मेंटेन करने के लिए उस टेरिटरी के लिए, अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी में आ जाएगा। अब ये इस निज़ाम ऑफ हैदराबाद की टेरिटरी का हिस्सा नहीं रहेगा, अब ये इनके अंडर आ जाएगा। अगर कोई भी स्टेट सब्सिडरी अलायंस ज्वाइन करता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर, तो अगर ये बाउंड्री ले रही है तो अब ये बाउंड्री ईस्ट इंडिया कंपनी की बाउंड्री में आ जाती है, अब ये इस निज़ाम ऑफ हैदराबाद की बाउंड्री नहीं है। क्लियर हो गया आपको ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम कि इसके फीचर्स क्या थे। तो सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया वाज प्लान्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली, हम देख चुके हैं, टू एक्सटेंड करने के लिए कंपनी का रोल इंडिया में। बट दिस टर्म वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स ने किया था, ठीक है, लेकिन बाद में जो इसको एक फाइनल फोर्थ दिया, फाइनल टच दिया, वो किसने दिया, लॉर्ड वेलेस्ली ने। The native Indian ruler who entered into subsidiary alliance with the British had to dissolve his own armed force. तो जो नेटिव इंडियन रूलर है यानी इंडिया के जो रूलर्स थे लोकल, जो जो भी सब्सिडरी अलायंस में एंटर हो रहे थे, पार्ट बन रहे थे, इसका साइन कर रहे थे विद द ब्रिटिशर्स के साथ, हैड टू डिसॉल्व, उनको डिसॉल्व करना पड़ता था अपनी खुद की आर्म्ड फोर्स। ब्रिटिशर्स ने शर्त रखी कि अगर आप सब्सिडरी अलायंस में आओगे हम आपको अपनी आर्मी देंगे, ये लॉर्ड वेलेस्ली का किया हुआ था कि हम आपको अपनी आर्मी देंगे और आपकी हमारी आर्मी आपके ही ज़मीन पे रहेगी, आप ही की टेरिटरी में रहेगी, लेकिन शर्त ये है कि आप अपनी खुद की इंडियन फोर्स नहीं रखोगे, आपकी टेरिटरी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी सेव करेगी, वो यहाँ पर खड़ी होगी, ना कि आपकी खुद की इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने एम्प्लॉयमेंट छीन लिया इंडियंस का। सोच रहे हो कितने आर्मी में लोग उस टाइम पे भर्ती हुआ करते थे बाउंड्री सेव करने के लिए, लेकिन अब जब सब्सिडरी अलायंस के अंदर इन्होंने इनको नहीं लेने दिया, कहा कि हमारी आर्मी यानी जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी वो आपकी टेरिटरी का पार्ट रहेगी, वो आपकी टेरिटरी को संभालेगी, वो आपकी सुरक्षा करेगी। खैर सुरक्षा तो कुछ करते नहीं थे वो, हमें पता है कि वो टेरिटरी को कहीं ना कहीं लैंड का हिस्सा लेना चाहते थे, ठीक है।
व्हाइल एक्सेप्टिंग द ब्रिटिश फोर्स इन हिज टेरिटरी, कि आपको ब्रिटिश फोर्स को अपनी टेरिटरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ना कि अपनी खुद की आर्मी आप रख सकते हो। क्लियर हो गया। ही ऑल्सो हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस। अब नेटिव रूलर्स को क्या करना है, यानी कि इंडियन रूलर्स को क्या करना है कि पे करना पड़ेगा मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। अरे भैया ये बहुत सही बात है, अब आप पूरी बात सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना, आप कभी नहीं भूलोगे सब्सिडियरी अलायंस था क्या। देखते जाना। ये है निज़ाम ऑफ हैदराबाद की बहुत बड़ी टेरिटरी, और यहाँ है आपकी कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इनको बोल दिया गया निज़ाम ऑफ हैदराबाद को कि आप अपनी खुद की आर्मी मेंटेन नहीं करोगे, आप जो है आर्मी में किसी को नहीं लोगे, इंडियंस हमें नहीं चाहिए आपकी आर्मी में। ये है सब्सिडियरी अलायंस साइन करने के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला आपको हमारी आर्मी, यहाँ की आर्मी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी जो है यहाँ रखनी पड़ेगी, और अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा उनकी मेंटेनेंस के लिए देना पड़ेगा। तो अब आपको नहीं लगता कि ये हिस्सा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट हो गया। अब इस ज़मीन पे निज़ाम ऑफ हैदराबाद का कोई राइट्स नहीं है। क्लियर हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि हमारी आर्मी आपके ही हिस्से में रहेगी, आप ही की टेरिटरी में रहेगी। टेरिटरी आपको पता होना चाहिए कि बाउंड्री होती है, ठीक है। तो हमारी आर्मी आपकी टेरिटरी में रहेगी, आपकी ज़मीन पे रहेगी, और इस ज़मीन पे रखने के लिए भी आपको हमें उनकी मेंटेनेंस के लिए पैसे देने पड़ेंगे। समझ आया आपको। ही हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। उस आर्मी की सैलरी, उस आर्मी का खाना पीना, उस आर्मी का सब कुछ कौन देगा? निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो फ़ायदा किसका हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। यहाँ से तो लोगों की जॉब चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया इन लोगों ने, लोगों की जॉब गई, ठीक है। तो नुकसान किसका हुआ? इंडियन रूलर्स का हुआ, इंडिया का हुआ। गरीबी कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। पुअर लोग कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। अब पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ, जो कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी बन चुकी है। डन। इफ़ ही फेल्ड टू मेक द पेमेंट, अगर निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ उनका, ठीक है, कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद अगर फेल हो जाए पेमेंट देने के लिए, जो पेमेंट उनको अपनी आर्मी को मेंटेनेंस करने के लिए चाहिए, तो अ पोर्शन ऑफ हिज टेरिटरी वॉज टेकन अवे एंड सीडेड टू द ब्रिटिश। अब कितना सही बोला, ये देखिए, ये हो गया निज़ाम ऑफ हैदराबाद की टेरिटरी, ये पोर्शन ईस्ट इंडिया कंपनी ले चुकी है अपनी आर्मी की मेंटेनेंस के लिए। अब ये क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी अब ये बोल रही है कि अगर आप टाइम पे पैसे हमें नहीं दे पाए अपनी आर्मी को, हमारी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, तो ये जो हिस्सा है ना, ये हम अपने अंदर ले लेंगे। और एट द लास्ट होता ही यही था, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़ें? आगे चलते हैं। इन रिटर्न ऑफ दिस, इसके बदले में द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट। इतना करने के बाद ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं कि हम जो है प्रोटेक्ट करेंगे नेटिव स्टेट्स, यानी जो भी हमारे अंदर सब्सिडियरी अलायंस को साइन करेगा, हम उसके साथ उसको सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? कोई भी फॉरेन अटैक अगर इंडिया में होता है या इंटरनल रिवॉल्ट होता है, तो वो अपनी आर्मी के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी के साथ किसको प्रोटेक्ट करेगी? अपने अलाय को, यानी कि नेटिव स्टेट को, ठीक है। ऑल्थो द ब्रिटिश प्रॉमिस्ड, ब्रिटिशर्स जो है प्रॉमिस करते हैं कि वो नॉन इंटरफेरेंस करेंगे, यानी कि ये स्टेट है निज़ाम ऑफ हैदराबाद का। ब्रिटिशर्स बोलते हैं आर्मी हमारी आप ही के पास रहेगी, आप ही की टेरिटरी में रहेगी, मेंटेनेंस के लिए खर्चा आप ही को देना है, लेकिन बदले में हम आपकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे कि यहाँ से कोई रूलर जो है आपकी टेरिटरी में आके अटैक ना करे। अगर अटैक होगा तो हम अपनी आर्मी भेज के आपको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन आप अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते हो। दूसरी बात ये क्या बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, हम आपके स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू के बारे में बात हो, चाहे वो कोई भी अफेयर्स के बारे में बात हो, पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में बात हो, किसी भी चीज़ में हो। ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि हम नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी निभाएंगे, हम आपके राजस्व में, एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी चीज़ में आपके राज्य के इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ऑफ द नेटिव इंडियन स्टेट देयर वॉज रेयरली मेंटेन्ड। अब ये लाइन जो लिखी गई है ना, दिस वॉज रेयरली मेंटेन्ड, ऐसा होता ही नहीं था, ब्रिटिशर्स घुसते थे, ठीक है। और कई बार तो ये हेल्प भी नहीं करते थे जब बाहर के लोग आके इन पे अटैक करते थे, और ना ही ये अपना प्रॉमिस यहाँ निभाते हैं कि हम नॉन इंटरफेयर की पॉलिसी निभाएंगे, नहीं, ये इंटरफेयर करते थे, ठीक है। द इंडियन स्टेट हु एंटर्ड इनटू सब्सिडियरी अलायंस, जो भी इंडियन स्टेट्स सब्सिडियरी अलायंस के अंदर एंटर हुई थी विद द ब्रिटिशर्स के साथ, कुडंट एंटर इनटू, यानी ब्रिटिशर्स ने उनको क्लियर बोल दिया कि अगर आप सब्सिडियरी अलायंस में आते हो तो आप कोई दूसरा अलायंस नहीं बना सकते फॉरेन पावर के साथ। फॉरेन पावर जैसे फ्रेंच था, डच थे उस टाइम पे, पोर्टुगीज थे और डेनिश थे, इनके साथ, या और कोई अलाई बाहर से आता है फॉरेन पावर, आप उनके साथ अलायंस नहीं बनाओगे अगर आपने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ली है तो।
ये कंडीशंस ब्रिटिशर्स ने रखी थी इंडियन स्टेट्स के आगे। इट मीन्स, कहने का मतलब है, ही कुड ऑल्सो नॉट एम्प्लॉय एनी अदर फॉरेन नेशनल्स। इसका मतलब इंडियन स्टेट्स बाहर के किसी भी फॉरेन नेटिव को, किसी भी फॉरेन पर्सन को अपने एरिया में एम्प्लॉय नहीं रख सकता अदर देन इंग्लिश मैन इन हिज सर्विस। ठीक है, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग होने चाहिए जो सर्विस करेंगे। एंड इफ ही वर एम्प्लॉइंग एनी, अगर वो एम्प्लॉय रखते हैं किसी भी फॉरेन पावर के लोगों को या किसी भी फॉरेनर को ऑन हिज साइनिंग ऑफ दिस अलायंस, ही हैड टू टर्मिनेट दैम, उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा फ्रॉम हिज सर्विस से। द आइडिया वॉज ऑल्सो टू कर्ब द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर को फ्रेंच का डर था, तो कहीं ना कहीं ये इशारा वही था कि आप बाहर की पावर, फॉरेन पावर को अपने साथ अलायंस नहीं बनाओगे बिना हमसे पूछे। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग इनटू सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिशर्स, द नेटिव इंडियन स्टेट्स कुड ऑल्सो एंटर इनटू एनी पॉलिटिकल कनेक्शन विद अदर इंडियन स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ ब्रिटिशर्स। एक और चीज़ क्या बोली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि अगर आप सब्सिडरी अलायंस साइन करते हो तो किसी भी इंडियन स्टेट को ये राइट नहीं होगा कि वो दूसरे इंडियन स्टेट के साथ अपना पॉलिटिकल कनेक्शन बढ़ाए बिना ब्रिटिश के अप्रूवल के। यानी कि उनको इंडियन स्टेट के साथ भी कोई कनेक्शन बनाने के लिए, कोई अलाई बनाने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन लेनी होगी। पूरा कंट्रोल कर दिया था इन्होंने उस टाइम पे सब्सिडरी लाइन्स के अंदर। द नेटिव इंडियन रूलर्स, अब जो इंडिया के लोकल रूलर्स थे उन्होंने क्या बोला, उनका क्या हुआ, लॉस्ट ऑल ऑफ हिज पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अब फॉरेन अफेयर्स पे वो काम ही नहीं कर सकते थे बिना ब्रिटिशर्स की राय के, और ब्रिटिशर्स कभी हाँ बोलेंगे ही नहीं क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कोई दूसरी फॉरेन पावर इंडिया में आके स्टैब्लिश हो। और मिलिट्री अफेयर्स पे भी पूरी तरीके से कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। देयर आफ्टर, उसके बाद क्या होता है, ही वर्चुअली लॉस्ट ऑल हिज इंडिपेंडेंस। ठीक है, एंड बिकम अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। तो पूरी आपकी इंडिपेंडेंस तो बची नहीं, अब आपको खाना भी तो है एक तरीके से ब्रिटिशर से पूछ के ही खाना है, ऐसी हालत हो गई थी। टर्म्स क्या आते हैं, हमें टर्म्स देखने हैं। इन द फोर्थ एंड फाइनल फेज ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ऐड किया था, तो वो क्या था, अ ब्रिटिश रेजिडेंट वॉज केप्ट एट द कोर्ट ऑफ द नेटिव रूलर। सेम, यानी कि कोर्ट का मतलब है, उन्होंने एरिया मांगा था ना लैंड का, कि आप अपने, अगर आप सब्सिडरी अलायंस साइन करते हो तो आपके अपने लैंड का थोड़ा सा हिस्सा, आपको अपने लैंड का थोड़ा सा हिस्सा हमें देना पड़ेगा। तो वहीं आई अपना कोर्ट बनाते थे। तो सब्सिडरी अलायंस के अंदर अगर क्वेश्चन आया कि ब्रिटिशर्स जो है नेटिव रूलर्स के एरिया में, उनकी टेरिटरी में ही अपना खुद का कोर्ट बनाते थे, तो ये बात सच है। द नेटिव रूलर वॉज नॉट अलाउड टू एम्प्लॉय, यानी कि नेटिव रूलर्स को अलाउ नहीं था कि वो एम्प्लॉय बनाए किसी यूरोपियन को या किसी सिटीजन ऑफ अ स्टेट को विच वॉज द एनिमी ऑफ द ब्रिटिशर्स इन हिज सर्विस। यानी कि मान लीजिए अगर हैदराबाद के निज़ाम है और जो मैसूर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मनी चल रही है, लड़ाई चल रही है, तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद की हिम्मत नहीं थी कि वो ब्रिटिशर्स के जो दुश्मन है मैसूर में उनके साथ कुछ भी अलाई कर ले, उनके साथ वो कोई भी कनेक्शन बनाए या फॉरेन पावर के साथ कनेक्शन बनाए, ये ऐसा नहीं कर सकते थे। द नेटिव रूलर कुडेंट मेंटेन एनी फ्रेंडली रिलेशन, वही सेम चीज़, विद एनी अदर रूलर विदाउट अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये टर्म्स है इनके, ध्यान रखना कि ये टर्म्स और कंडीशंस रखी थी ब्रिटिशर्स ने। द ब्रिटिशर्स एग्री टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द नेटिव रूलर फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन और अटैक्स। द ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया, एग्री किया कि हम आपकी टेरिटरी को बाकी के लोगों से प्रोटेक्ट करेंगे, फॉरेन एग्रेशन और अटैक से हम आपकी टेरिटरी को अपनी आर्मी के साथ मिलकर प्रोटेक्ट करेंगे जो भी सब्सिडरी अलायंस के अंदर आएगा। द ब्रिटिशर्स हैड एग्रीड नॉट टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द नेटिव रूलर्स। तो ब्रिटिशर्स ने एग्री किया कि हम आपके मुद्दों में, इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, जबकि वो करते थे। एवरी नेटिव रूलर, हर एक नेटिव रूलर एंटर्ड इनटू सब्सिडरी अलायंस विद द इंग्लिश हैड टू एक्सेप्ट, जो भी हर एक इंडियन रूलर जो भी सब्सिडरी अलायंस में आएगा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ऑल द अबव मेंशन टर्म्स बिसाइड्स परमानेंटली सीडिंग अ पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिशर्स इन द फाइनल फेज ऑफ द सब्सिडरी अलायंस। उनको सारी टर्म्स और कंडीशंस माननी पड़ेगी ब्रिटिशर्स की। दिस इज हाउ दिस बिकम अ टूल फॉर ब्रिटिशर्स। इस तरीके से ये एक टूल, एक औजार बना ब्रिटिशर्स के लिए, एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए कंपनी का रूल इंडिया में। क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा देखते हैं कि स्टेट्स जो कि इस पे पॉलिसी में सब्सिडरी अलायंस के अंदर लैंग्वेज आती गई थी, उनके बारे में हम बात करेंगे। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ दिस पॉलिसी
इन द ईयर 1798 जो फाइनल जो टर्म बना, फाइनल फेज जो बनाया लॉर्ड वेलेस्ली ने, उसमें कौन आया? उसमें सबसे पहले आए थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। In the year 1798 the English detached the Nizam from the French influence से and also forbade them from having any alliance with the Marathas without British consent। तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद को ब्रिटिशर्स ने क्लियर बोल दिया कि अब आप हमारे साथ सब्सिडी अलायंस साइन कर चुके हैं, अब आप कोई दूसरा अलायंस किसी के साथ नहीं बनाओगे और मराठास के साथ भी आप कनेक्शन नहीं रखोगे बिना हमारी परमिशन के। ठीक 1 साल बाद फिर ये 1799 में मैसूर एंटर होते हैं सब्सिडी अलायंस में विद द ब्रिटिशर्स। 1801 में वेलेस्ली क्या करते हैं? कंपेल्ड करते हैं नवाब ऑफ अवध को टू एक्सेप्ट करने के लिए पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। 1802 में पेशवा बाजीराव सेकंड जो है सब्जुगेट करते हैं इन हिज स्टेट अंडर दिस पॉलिसी। धीरे धीरे देख रहे हो कौन कौन आता जाता है। Following this, many Marathas state like Bhosle, Scindia also accepted the term policy in the 1803 यानी कि सब्सिडरी अलायंस में ये लोग भी आए। Lastly, the last Maratha confederation under the Holkars to accepted the टर्म्स इन द सब्सिडरी अलायंस। तो लास्ट ये थे कि आपको ध्यान रखना है। द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज इन द रियल सेंस, अगर हम रियल सेंस में बात करें, एक डॉक्यूमेंट था लूजिंग सॉवर्निटी। ये टर्म आपको याद रखना है कि लूज करते हैं आप अपनी सॉवर्निटी, आप अपनी आज़ादी, आप अपनी हर एक चीज़ करने की आज़ादी को खो देते हो। अंडर दिस द नेटिव स्टेट डिडंट हैव द राइट्स, इसके अंडर नेटिव स्टेट्स के पास राइट्स ही नहीं है ऑफ सेल्फ डिफेंस के लिए। कल को कोई अटैक होता है आपको ब्रिटिशर्स के आके हाथ फैलाने पड़ेंगे कि प्लीज़ हमारी टेरिटरी सेव कर दो। उसमें भी वो बहुत भाव खाते थे। ऑफ सेटिंग इट्स डिस्प्यूट्स विद इट्स नेबर्स, ऑफ मेंटेनिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस और एम्प्लॉइंग, मतलब वही सारी चीज़ें कि आप अपने नेबर के स्टेट के साथ कोई अलाई नहीं कर सकते हो, आप किसी और के साथ बात नहीं कर सकते हो, कोई भी ट्रीटी नहीं कर सकते हो बिना ब्रिटिशर से पूछे, कोई फॉरेन पावर के साथ आप नहीं अपना अलायंस बना सकते हो, ब्रिटिशर्स का कंसेंट आपको ज़रूर चाहिए होगा। ऑर्डर है ये कुछ। सबसे पहले हैदराबाद आए, फिर टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड इन द 4th, मैं पढ़ा चुकी हूँ एंग्लो मैसूर वॉर, तो उसके बाद ये भी आ गए थे सब्सिडरी अलायंस में। तंजौर आए, अवध आए, मराठास, शिंदिया और लास्ट में गायकवाड़ आए 1803 में। कंक्लूजन की अगर हम बात करें, रिवीजन पॉइंट्स अबाउट सब्सिडरी अलायंस फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ये मैंने लिया था नेट से, आप देख लो एक बार कि कुछ क्वेश्चन है। हु यूज्ड सब्सिडरी अलायंस इफेक्टिवली? ठीक है, किसने यूज़ किया था इफेक्टिवली? तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली, 4th गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए 4th गवर्नर जनरल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वट वॉज द नेचर ऑफ द सब्सिडरी अलायंस? इट वॉज टर्म्ड एज नॉन इंटरवेंस पॉलिसी। कहने के लिए नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी थी, बट ये प्रॉपर इंटरवेंशन वाली पॉलिसी थी। क्लियर हो गया? हु वॉज द पायोनियर ऑफ सब्सिडरी अलायंस? देर वॉज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे डुप्लेक्स, जो ये लेकर आए थे पहली बार। ठीक है, अंडर द सब्सिडरी अलायंस इंडियन रूलर्स हैड टू पे सब्सिडी पे करना पड़ता था। ब्रिटिश गैरिसन डिप्लॉयड इन द टेरिटरी, जो भी आर्मी को रखते थे उसके लिए उनको पेमेंट करनी पड़ती थी। सालाना पेमेंट हमने देखा था ना, देते थे इंडियन रूलर्स। सीक परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू पार्टनर विद एनी अदर यूरोपियन फ्रॉम एनी सर्विस। इनको परमिशन लेनी पड़ती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी भी टेरिटरी या किसी भी यूरोपियन पावर के साथ अलायंस या पार्टनरशिप करने के लिए। एंड ऑल्सो फॉर नेगोशिएशन विद द अदर इंडियन रूलर्स, आप इंडियन रूलर्स के साथ भी नेगोशिएट नहीं कर सकते हो बिना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन के। देखिए लंबी बनाई है बेशक ये वीडियो, आधे घंटे की, बट आपके लिए बहुत यूज़फुल है। एक बार देख लोगे आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। बस थोड़ी सी आपको डेट्स याद रखनी है और ये स्लाइड आपको याद करनी पड़ेगी। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ गया तो कौन से स्टेट्स थे, नेटिव स्टेट्स जो थे धीरे धीरे करके आते गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत ही कम रिस्पॉन्स आ रहा है, बट स्टिल मैं होप नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर मेरा तरीका सही है तो आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा। स्टिल आप लोग शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक कर देना मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू सो मच।